इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एंड नाउ वी सी टुडे द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. Really, inflation has several effects on the economy as well as the people also. Now we see effect of production. Inflation produces a very deep impact on the production of wealth in the economy. मतलब कि it affects the production. Mild inflation is sine qua non for acceleration of any economy. We need economy because economy means if there is inflation in the economy, it means economy is alive, it is there is movement in the economy, there is something in the economy. But there is no inflation, it means that economy is dead economy. So we don't need dead economy, we need vibrant economy, we need alive economy, we need energetic economy. So economy is in the economy, inflation is the integral part of any running any economy, alive economy. That's why we are not going to eliminate inflation, we are not going to eradicate inflation. It is required, it is mandatory for the growth and expansion of the economy, but it should be mild. यहाँ पे mild का मतलब हो गया कि कुछ इकोनॉमी होने चाहिए हमें, any economy, but hyperinflation disrupts the smooth functioning of the economy. But we don't need hyperinflation. In the previous class we have seen that there are 4 stages of inflation. The one is walking inflation, the one is creeping inflation, next is walking inflation, third stage is running, and fourth is galloping inflation. These are the 4 stages of inflation. We don't need running and hyperinflation because this stage is very dangerous for the health of the economy. But we need some inflation. यानी बहुत क्लियर आपको ये समझना होगा कि हम ऐसा कोई सजेशन नहीं देना चाह रहे हैं आपको, ऐसा इकॉनमी में कोई थ्योरी नहीं दिया गया कि जिससे कि इन्फ्लेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, बल्कि हमें इन्फ्लेशन तो चाहिए ही. इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ इकॉनमी, इट इज़ द लाइफ ऑफ इकॉनमी. वी नीड इन्फ्लेशन. दिमाग में ये बात बैठा लेना हमें कि हमें इन्फ्लेशन चाहिए. इट शुड बी माइल्ड, इट शुड बी टेम्ड, इट शुड बी कंट्रोल्ड. ये कंट्रोल होने चाहिए. यहीं पे एक लागू होता है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड. मतलब कि हमें इन्फ्लेशन चाहिए, बट इफ़ इट एक्सीड्स वॉकिंग इन्फ्लेशन, इट इंटर्स रनिंग एंड ऑनवर्ड, इट इंटर्स galloping inflation. So we don't need galloping and running inflation. This type of inflation has the following adverse effects on our productive activities in the economy. तो यदि this type of inflation आ जाए, मतलब कि अगर galloping inflation हो या hyper inflation हो, तो ये हमारी इकोनॉमी के पूरे टेक्सचर को ख़राब कर देता है, यानी पूरी इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर डालता है. इसलिए गैलपिंग इन्फ्लेशन मीन्स हाइपर इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन, इवन कि रनिंग इन्फ्लेशन से भी हमें बचाना होगा अपनी इकोनॉमी को, या दुनिया की कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को उसको बचाता है. ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन, देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज. नो डाउट एनी इन्फ्लेशन, किसी भी मुद्रास्फीति के कोई भी स्टेज हो, कोई भी या तो वो आपका क्रिपिंग इन्फ्लेशन हो, वॉकिंग इन्फ्लेशन हो, रनिंग इन्फ्लेशन हो, गैलपिंग, इन ऑल द स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज. नो डाउट द वैल्यू डिक्लाइंस, ये घटता है. लेकिन चूंकि हाइपर इन्फ्लेशन में वैल्यू और ज़्यादा घटता है, इट फ्रस्ट्रेट
सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। अब आप समझ सकते हैं, कहा जाता है कि इट इज़ दैट रॉबर, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इज दैट टाइप ऑफ रॉबर विच एंटर्स माई होम विदाउट माई परमिशन और माई परमिशन। मतलब मेरे परमिशन लो या ना लो उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे घर में एक ऐसा रॉबर है जो घुसता है, दिन में घुसता है। कैसे घुसता है? आप उसको लाते हैं, परमिट करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, और वो आपकी इकॉनमी को, मतलब कि आपकी इनकम को, आपकी सेविंग को वो बुरी तरह से क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, मतलब वो कम करता है। अब सोच लो, मान लो कि अगर आप कोई फूड ग्रेन्स, अगर यानी सीरियल्स जो होता है, राइस है, पल्सेस है, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर आप ज़्यादा पे करके देते हैं, मतलब बाज़ार में गए और पहले की तुलना में आप ज़्यादा पे कर रहे हो, इट मीन्स कि your income is, your real income is declining, your saving is also declining। मतलब कि ये ओवरऑल आपकी सेविंग को क्या कर रहा है, खा जा रहा है, मतलब लूट ले रहा है आपको, आपकी इनकम को, बचत को क्या कर रहा है, वो लूट ले रहा है। एक प्रकार का लुटेरा है। इन्फ्लेशन है, क्या है, लुटेरा है। कौन, किस तरह का इन्फ्लेशन? लुटेरा का मतलब हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनकम घटती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन में भी, वॉकिंग इन्फ्लेशन में, बल्कि लेकिन हमने उसे उस जगह पे लुटेरा की संज्ञा उसे नहीं दिया है। हम इसको और भी क्लेरिफाई करेंगे इसकी, ताकि आप यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाए कि दोनों टाइप के इन्फ्लेशन में क्या अंतर है, कैसे हमें प्रभावित करता है। विद द रिड्यूस्ड सेविंग द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन सफर्स। अब मान लो कि अगर आपकी सेविंग ही घट जाए, मतलब पहले हमें घर चलाने में 15,000 रुपये खर्च लगते थे, पर अब सारी चीज़ का कीमतें बढ़ रही हैं, दूध का कीमत बढ़ रहा है, सिलेंडर एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, वेजिटेबल्स की कीमतें बढ़ रही है, बुक्स की कीमत बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कीमतें बढ़ रही हैं। अब क्या हो गया, आपका जो सब्सिस्टेंस प्राइस, जो कॉस्ट है, वो लगभग 15,000 से बढ़कर के कितना पर आ गया, 20,000 खर्च होना लगा आपको पर मंथ। मतलब कि कहीं नहीं कहीं कि 5,000 जो आप सेविंग कर रहे थे उसमें थोक कटौती हुई। मतलब अब आपका जो निर्वाह खर्च है, सब्सिस्टेंस कॉस्ट है, वो कितना हो गया, 20,000। पहले कितना था, 20,000, 15,000 था, यानी 5,000 आपका इनकम यानी खर्च बढ़ जाता है। मतलब कि आपकी सेविंग्स में 5,000 की कमी आती है। तो निश्चित रूप से जो आपके पास डिपॉजिट्स होंगे, उनका जो साइज होगा, मनी को डिपॉजिट करने का, सेविंग करने का की जो कैपेसिटी होगा, उसमें निश्चित रूप से गिरावट आएगी। इसको कहते हैं कैपिटल एक्युमुलेशन आपका घटेगा, और इनके बड़े बड़े गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। अल्टीमेटली इट मे ड्राइव आउट दी फॉरेन, और पूरे देश की जहाँ तक बात है, इससे क्या होगा, फॉरेन कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड। और कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन इस तरह के होंगे तो हमारे देश से, जो हमारे देश में जो कैपिटल, फॉरेनर्स का कैपिटल है, वो भी, उसमें भी धीरे धीरे कमी आना शुरू होता है, क्योंकि नोबडी विल रिलाई ऑन माई इकोनॉमी। विद द रिड्यूस्ड कैपिटल एक्युमुलेशन, जब आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेगी, जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ेगा, जब सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, और इसके भी बड़े बुरे असर पड़ेंगे। और क्या होगा, इनके बुरे असर पड़ेंगे प्रोडक्शन के ऊपर में। मान लो कि अगर आपके सेविंग बच नहीं रहा है, सेविंग कम होने लगा है, इन दैट केस इट विल फ्रस्ट्रेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एंड व्हेन यू reduce your, if you the investment is reduced, the production will be also declined। तो ऐसे में ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए क्या होगा, नुकसानदेह हो सकता है। इट मे आल्सो डिक्लाइन ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी, और तब क्या होगा, बिजनेस अनसर्टेनिटी भी हमारे यहाँ डेवलप करेगा, और डिस्करेज होगा एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन फ्रॉम टेकिंग बिजनेस रिस्क इन प्रोडक्शन। और फिर ऐसे में जब देश के इन्फ्लेशन के ये सारे हालात होंगे, इतने सारे अगर अप्स डाउन्स इकोनॉमी के अंदर होगा, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, तो नो न्यू इन्वेस्टर्स विल डेयर टू इन्वेस्ट इन माई इकोनॉमी। दीज वेर द इफेक्ट्स। और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो हाउ कैन वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, मीन्स ओवरऑल इट विल डैमेज द रियल टेक्सचर ऑफ आवर इकोनॉमी। दैट्स वाई इसे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेशन, उसके और भी कारण, और भी परिणाम बता रहे हैं। अगर ऐसे में हो तो मार्केट का जो
शक्ति है, पावर है, यानी द पावर ऑफ मार्केट गोज इनटू द हैंड्स ऑफ सेलर्स. सेलर्स विल डिक्टेट द इकोनॉमी. There will be domination of, they will dominate the market. Sellers will dominate the market or it may lead to a serious deterioration in the quality of goods. ऐसे में क्या होगा कि goods की जो quality होगी वो deteriorate करेगा और उनकी गुणवत्ता भी कमेगी. मतलब मार्केट को पूरी तरह से बायस नहीं बल्कि सेलर्स डिक्टेट करेगा और द मेजर लूजर विल बी द बायस. यानी मोटे तौर पे आप ये बात बड़े आसानी से आप सभी समझते हैं कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई के दौर में द बिगर लूजर्स आर द कंज्यूमर्स. मीन्स कि कंज्यूमर्स और बायर्स हैव लेस ऑप्शन इन द मार्केट टू बार्गेन टू बाय गुड्स एंड कमोडिटीज दैट विल टोटली डिक्टेटेड बाय द सेलर्स. और ऐसे में वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा. इन्फ्लेशन ऑल्सो लीड्स द होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाय द सेलर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स. और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ऐसे इन्फ्लेशन होंगे तो ऐसे में आप देखोगे क्या, या उनके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन के कारण भी होर्डिंग बढ़ना शुरू होता है. मतलब अगर जमाखोरी, आर्टिफिशियल क्राइसिस, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग विल पुश द प्राइसेस. मतलब कि इट विल क्रिएट आर्टिफिशियल क्राइसिस अलॉट. और भी चीज़ें महंगी होना शुरू होंगी क्योंकि लोग उसको होर्डिंग करना शुरू करेगा, लोग इनको क्या करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा. ऐसे में इकोनॉमी के लिए वो और भी नुकसानदेह होगा. मतलब कि जो सेलर्स हमारे हैं उनको फिर से एक बार नुकसान करना पड़ेगा, पाना उठाना पड़ेगा और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन. और ऐसे में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस एमर्जेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी इम्पैक्ट तो पड़ेंगे इकोनॉमी पर, लेकिन एक सबसे जो बहुत घातक, बहुत डेट्रीमेंटल जो इफ़ेक्ट होगा कि लोगों में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस डेवलप करेगा. अब इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस क्या होता है ज़रा इसके बारे में जानेंगे. अब मान लो कि हम सभी लोग दिमाग में ये मान लें कि प्राइस और बढ़ेगा, प्राइस और बढ़ेगा, प्राइस और बढ़ेगा. ये दिमाग में रहने के कारण क्या होता है हम लोग कि, और हम लोग के दिमाग में भी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन होगा, सेलर्स के दिमाग भी, बायर्स के, कंज्यूमर्स के, सारे लोग के दिमाग में ये रहता है कि महंगाई अभी बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गया. ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को बढ़ावा मिलता है क्योंकि हर लोग सोचता है कि और कीमतें बढ़ेगी तो थोड़ा ज़्यादा स्टॉक कर लो. उधर सेलर्स क्या करना शुरू करता है, भी स्टॉक कर करके ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देता है. तो इट विल पुश द प्राइसेस, अल्टीमेटली इट विल affect the Indian economy. The most serious effect of inflation is that, और एक सबसे बड़ी जो बहुत गंभीर समस्या है कि स्मूथ वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, यानी जो हमारे देश की प्राइस मैकेनिज्म है उसको भी बुरी तरह से क्षति, नुकसान पहुंचाता है. मतलब ये डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, बहुत बुरे असर डालते हैं. देयर बाई क्रिएटिंग एन ऑल राउंड कन्फ्यूजन इन द इकोनॉमी. और ऐसे में क्या होता है कि इकोनॉमी में एक प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग अनसर्टेन हो जाते हैं कि क्या पता नहीं क्या इकोनॉमी में कितनी महंगाई बढ़ेगी, कितनी महंगाई बढ़ेगी, कितनी. और आपके इस तरह के सोच से, मतलब कि ओवरऑल जो लोग हमारे सोचना शुरू करते हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, इसके कारण भी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती है. इसलिए सरकार कभी कभी जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाती है और हम आगे बहुत सारे उपाय के बारे में जिक्र भी करने चाह रहे हैं. बट एक बात, गवर्नमेंट ऑलवेज सजेस्ट अस, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑलवेज टेल अस थ्रू द मीडिया, television, radios and other sources. Government always try to convince us that we have to escape from inflationary expectation. मतलब we have to escape from inflationary expectation. मतलब कि दिमाग से ये बात निकाल देना है, थोड़ा बचना है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन का. मतलब कि ये उम्मीद थोड़ा बदलाव करना है, इसमें सुधार करना है कि नहीं महंगाई हमेशा बढ़ते रहेगी. ये जब तक हमारे दिमाग में हुआ कि महंगाई और भी बढ़ेगी, लोगों में दिमाग में रहेगा तो रियली में वो महंगाई को और भी पुश करेगा. इसलिए हमें इससे भी बचना होगा कि नहीं महंगाई घट भी सकती है, महंगाई हमेशा बढ़ते रहना कोई ज़रूरी नहीं है, महंगाई घट भी सकती है, थोड़े से हमें वेट करना होगा. गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही हैं, आरबीआई स्टेप्स ले रही हैं
तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। कभी कभी दिमाग में लोगों के मन में आता है कि कीमतें और बढ़ेंगी, दिसंबर में और बढ़ जाएगा, जनवरी में और बढ़ जाएगा, फरवरी में और बढ़ जाएगा। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस क्या करता है कि प्राइस को और भी पुश करता है और फिर से वो इकनॉमी के ऊपर में एक वो प्रहार करता है, एक लोगों के ऊपर में फाइनेंशियली वो उनको दिक्कतें होती हैं, उनका बुरा असर पड़ता है इकॉनमी पर। नेक्स्ट देखेंगे देयरवाइज क्रिएटिंग एन ऑलराउंड, इसलिए ये इस चीज़ को इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस से हमें बचना होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रप्शन। अब देखेंगे इन्फ्लेशन क्रिएट्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिस्ट्रप्शन नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। क्या होता है इकोनॉमी में? इसका मतलब होता है वितरण। मतलब कि इन्फ्लेशन क्रिएट्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन दी सोसाइटी। निश्चित रूप से इन्फ्लेशन सोसाइटी के अंदर में जो इनकम है या फिर आपका वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा इधर उधर कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ परसिस्टेंट, अगर आपके इकोनॉमी में लगातार कंसिस्टेंट अगर इन्फ्लेशन है, तो ऐसे में इनकम और वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और जो रिच आदमी होता है, जो अमीर आदमी होता है, वो अमीर बन जाता है और गरीब गरीब बन जाता है। मतलब कि द रिचर एंड मोर एफ्लुएंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे में क्या होता है कि इनकम जो होता है शिफ्ट कर जाता है। किसके पास शिफ्ट करेगा? तो अमीरों के पास शिफ्ट कर जाता है। चूँकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो अमीर होते हैं सोसाइटी में, तो वो एक तरह से ज़्यादा कमाना शुरू करते हैं और जो कंज्यूमर होता है, आम आदमी होता है, आम जनता होता है, लोगों की उनकी इनकम घटने लगती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि परसिस्टेंट अगर इन्फ्लेशन रिजल्ट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन फॉर्म ऑफ द ऑलरेडी रिचर एंड मोर एफ्लुएंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो ऑलरेडी समाज के जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी अमीरी और इसमें बढ़ जाती है। बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स रिप रिच हार्वेस्ट। फ़ायदा किनको होता है? तो ध्यान देंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के कारण निम्नलिखित में से किन्हें फ़ायदा होता है, यानी हु इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ इन्फ्लेशन, हु गेट मच मोर बेनिफिट्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। आप बहुत आसानी से जानते होंगे, आप मार्केट में जाते हैं, देखो भाई, अगर किसी को मार्केट में अगर कहीं गए, एक को अगर ज़्यादा बुरा लगता है तो दूसरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सिंपल बात, एक सिंपल थ्योरी है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप हमसे डील कर रहे हैं, अगर हमसे डील करने के दौरान आपको कोई चीज़ बहुत बुरा लग रहा है, इसका मतलब हमें अच्छा लग रहा है। सीधी सी बात है, बस यही जाना है इन्फ्लेशन में। तो आप मार्केट में जाते हो और चीज़ों को खरीदते हो, दाम बहुत महंगा मिलता है, तो आपको लगता है कि बहुत महंगा है, ऑनियंस खरीदे, सब्जी खरीदे, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत महंगा नज़र आने लगा। इस इट मीन्स की यह महंगाई का एक बहुत बड़ा जो चंक है, एक बहुत बड़ी महंगाई का प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बिजनेसमैन कमा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन बिजनेसमैन के कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। अब कैसे? मान लो कि अगर ये बिजनेसमैन कभी कभी दे क्रिएट आर्टिफिशियल प्राइसेस इन द मार्केट फॉर ब्लैक मार्केटिंग बाय होर्डिंग। मतलब ये जमाखोरी भी कर लेते हैं, काला बाजारी करने के दृष्टि से, उनके उस मकसद से वो क्या करते हैं, मार्केट को आर्टिफिशियल प्राइसेस कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मार्केट में तो कुछ है ही नहीं भाई, चीज़ें बिल्कुल कम है। तो क्राइसिस करने के बाद क्या होता है कि दाम अपने आप बढ़ जाता है, सप्लाई घट जाने के बाद डिमांड ऑलरेडी सरप्लस होता है और ऐसे में चीज़ें बहुत कीमती होने लगती हैं। और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन उठाता है? बिजनेसमैन उठाता है, या मर्चेंट उठाता है, या ट्रेडर उठाता है, और स्पेकुलेटर भी उठाता है। यहाँ पे एक टर्म आया है, स्पेकुलेटर क्या होता है? स्पेकुलेटर का मतलब होता है जो सटोरियो, इसका हिंदी होता है, मतलब जो अंदाज ला करके, मतलब जो जमाखोरी करता है, स्टॉक कर लिया, स्टोरेज कर लिया, तो वो रिच हार्वेस्ट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ विंडफॉल प्रॉफिट सिक्योरिंग फॉर टू देम एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस। अब क्या करता है कि कीमतें बढ़ती हैं इन्फ्लेशन में, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको मिलता है, क्योंकि वो उनको मार्केट के बारे में जानकारी है कि कब ये चीज़ का दाम और बढ़ेगा,
तो मार्केट में एक शॉर्टेज दिखा करके और क्या करते हैं, मार्केट के में ज़्यादा वसूलते हैं लोगों से कीमत ज़्यादा रख करके, और वो उस तरह से इन्फ्लेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किन्हें मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है, मर्चेंट, ट्रेडर एंड स्पेकुलेटर को मिलता है। इन दिस सिचुएशन फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप्स, अब फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप्स का मतलब होता है कि जिनकी इनकम स्टैटिक नहीं है, जिनकी इनकम बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, तो इनकम ग्रुप्स लाइक बिजनेस पर्सन्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स आर गेनर्स। इन लोगों को क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है। और जिनके पास इनकम कम है, मतलब कम नहीं बल्कि फिक्स्ड है, या सैलरीड क्लास हैं, वर्कर्स हैं, पेंशनर्स हैं, इन्हें हानि होता है। तो यहाँ पे 2-3 सवाल आपको जानने हैं कि इन्फ्लेशन में इनमें से किसे लाभ होगा और किसे हानि होता है। तो ऑप्शन है बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर, स्पेकुलेटर्स, दे आर बेनिफिटेड। इनको इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से फ़ायदा होता है। जिनके फ्लेक्सिबल इनकम है या ज़्यादा इनकम है उनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन जिनकी इनकम फिक्स्ड है, या MIG मिक्स मिडिल इनकम ग्रुप है, या LIG लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, या वर्कर्स हैं, पेंशनर्स हैं, लूजर्स हैं, तो इन्हें क्या होता है, ये इन्हें घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि इन इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस, द इनकम नॉट इंक्रीज बट द परचेजिंग पावर डिक्लाइंस। इन दैट केस कि जो मिडिल क्लास आर अनेबल to survive life, and they are unable to save more and more, and their capital accumulation also frustrated. That is why the major losers are the middle class, fixed income group, workers, pensioners। क्योंकि इनकी इनकम तो बढ़ती नहीं है भाई, फिक्स होता है। जिसका इनकम तो फिक्स ना हो, इलास्टिक हो, मतलब बढ़ गया घट गया, तो उनको फ़ायदा हो सकता है कि इन्फ्लेशन में भाई चलो इन्फ्लेशन है तो बढ़ गया। लेकिन उनकी इनकम जिनकी फिक्स्ड है या जिनका बिल्कुल एक लो इनकम है, दे हैव टू सफ़र, उनको दिक्कतें होती हैं। इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज अनजस्ट, हमेशा ये गलत, अनजस्ट है, ये ठीक नहीं है। इट इज़ लाइक स्टीपली रिग्रेसिव टैक्स। बड़ा अच्छा बात यहाँ पे कहा है हमने, हालांकि अभी टैक्स के बारे में आपको नहीं बताया है, पर टैक्स के बारे में भी आगे के वीडियो में हम लोग ऐसा डालेंगे, बताएंगे आप लोग को, जिससे कि सीक्वेंसली आप हर चीज़ को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि आपका जो इकोनॉमिक्स के प्रति जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं या जो डर भी होता है बहुत लोगों के पास कि भाई इट इज़ अ वेरी टफ एंड टिपिकल एंड वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर द dispel all your fear from mind, or I am trying to cater you in a very easy manner, in a very simple and lucid manner, so that you can easily understand the complications of economics। तो देखिएगा यहाँ पे inflation is always unjust, means कि it is not fair, it is unjust। it is unjust का मतलब ये न्यायोचित नहीं होता, ये सही नहीं है, it is not good, it is totally unjust, or it is like a steeply regressive tax। Now you must have heard about tax। What is tax? Tax means कर होता है। तो टैक्स के बारे में एक चीज़ है, एक कहावत है, आप सुने भी होंगे कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट एंड नोबडी कैन एस्केप टैक्सेशन, either rich or poor, even a beggar also, everyone has to pay tax। It may be in the form of direct or indirect, but nobody can escape taxation। Regarding taxation, the thought of Ursula Hicks, a woman economist, well-known women economist, she cites that from cradle to grave and from bomb to tomb, she modified this definition from cradle to grave। She says that from bomb to tomb, nobody can escape taxation। From bomb to tomb, each and everybody has to pay tax।
That's why there is no any question of the exemption of taxation. Each and everybody has to pay tax. हाँ, ये ज़रूर है कि टैक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग इनके टाइप्स होते हैं, इनके अलग अलग इफेक्ट भी होते हैं. तो नाउ देयर इज अ लाइन, देयर इज अ वर्ड that is regressive tax. What is regressive tax? It is just opposite to the progressive tax. Progressive tax means the tax which is imposed on the rich person. If your income is increasing, you will have to pay more and more tax. This model of taxation is fair, just. But regressive tax is just opposite to the progressive tax. Means if your income is low, you will have to pay more and more tax. Is it just? It is justified? Never. About the taxation, a well-known theory has been cited that the heaviest burden should be on the broadest back. The heaviest burden should be on the broadest back. That's why this very theory, regressive tax, means the regressive tax is totally unfair. Progressive tax is fair because it tally with the Pett theory, the heaviest burden should be on the broadest back. It means कि जो अमीर लोग होते हैं सोसाइटी में, उन पे टैक्स की दर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दे विल कैरी, दे विल वेयर, वो सह लेंगे उनको, उन पे कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा. ठीक उस तरह से जैसे द हेवीएस्ट बर्डन शुड बी ऑन द ब्रॉडेस्ट बैक का मतलब होता है कि मान लो कि अगर कोई 5 साल का बच्चा उस पर अगर 20 किलो का वजन डाल दो, तो ये तो टोटली अनजस्टिफाइड है भाई. लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति मजबूत है और 20 साल का व्यक्ति है, उस पर 20 किलो वजन डाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये कहना ठीक नहीं है कि भाई हर व्यक्ति पे 20 किलो वजन डाल दो. तो आप डाल दोगे, डालना कोई बात नहीं, पॉलिसी आपकी है, बना लो पॉलिसी, जो करना है कर लो. गवर्नमेंट तो कोई भी पॉलिसी बना लेती है, लेकिन उनका ये कितना प्रोडक्टिव और काउंटर प्रोडक्टिव होता है. मतलब टैक्सेशन एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिव होना चाहिए, जो फ़ायदेमंद होना चाहिए, ना कि वो अनप्रोडक्टिव, यानी उसका वो काउंटर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. तो 10 साल के या 5 साल के बच्चे पे अगर 20 किलो वजन डालते हैं, वो टोटली गलत है, अनजस्टिफाइड है. लेकिन अगर कोई स्ट्रांग व्यक्ति, 20 साल का व्यक्ति, उस पर 20 किलो का वजन डाला जा सकता है, एंड ही विल बियर द बर्डन, ही विल टॉलरेट द बर्डन. सो दिस इज जस्टिफाइड. जो फिर और भी उससे ताकतवर, उस पर और वजन डालिए. तो टैक्सेशन का भी ये रूप होता है. If the income is high, the tax should be imposed more and more. But if the income is low, the tax should be also lowered. लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में उल्टा होता है. रिग्रेसिव टैक्स में इनकम कम पर ज़्यादा टैक्स और इनकम बढ़ने पर टैक्स की दर कम होना शुरू होता है. तो इट इज़ टोटली अनजस्टिफाइड. किसी भी सूरत में ये सही नहीं होता. इसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में देते हैं. अब मान लो कि अगर आप सरकार हवाई जहाज़ के टिकट पर टैक्स की दर कम कर देती है, 5 स्टार होटल पे टैक्स की दर कम कर दे, जीएसटी. गवर्नमेंट ब्रांडेड शूज पर टैक्स ही कम कर दे और नमक पर टैक्स बढ़ा दे. तो नमक पर टैक्स बढ़ा देने से नमक का दाम तो बढ़ेगा, सभी के लिए दाम बढ़ेगा, अमीर हो गरीब हो सभी के लिए दाम बढ़ गया. बट ये अफेक्ट सबसे ज़्यादा प्रेशर किसको डालता है, इम्पैक्ट किसको डालता है? सबसे अधिक इम्पैक्ट डालता है जो बहुत नीचे के तबके के लोग हैं, फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं, लो क्लास इनकम के लोग हैं. बिकॉज ही हैज़ टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी ऑन सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट इज़ द वेरी कंपल्सरी आर्टिकल्स फॉर कंजम्पशन, एंड विदाउट सॉल्ट ही कैनॉट लीव. तो उस पर लगा दिया तो गवर्नमेंट को तो टैक्स बहुत आ गया भाई, क्योंकि बहुत सब लोग टैक्स देना शुरू किया.
बट इज इट जस्टिफाइड और नॉट? तो नेवर, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि इट इज़ हर्टिंग द कॉमन पीपल, द पुअर पीपल, नॉट द रिच पीपल, बिकॉज रिच पीपल के पास बहुत पैसा होता है, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम आदमी को फ़र्क पड़ता है, चूँकि आम आदमी की इनकम भी कम होती है और उसका वजन वो बियर करना मुश्किल होता है उसके लिए। नेक्स्ट है, अब इसमें देखेंगे लूजर्स और क्रेडिटर्स। लूजर्स, तो इसमें कहा है कि इन्फ्लेशन के कारण burden on the soldiers of these sections of the community who are the least able to bear it। यहाँ मतलब हमने रिग्रेसिव टैक्स में, मैंने उस कंधे पे हमने टैक्स की दर बढ़ा दिया जिस कंधे पे कम होना चाहिए था, जिनके कंधे वीक हैं, कमज़ोर हैं, पुअर सेक्शन के लोग हैं, वो कम से कम उन पे टैक्स की दर लगाना चाहिए। लेकिन अगर टैक्स की दर अगर उस पर आप ज़्यादा लगाते हैं तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा, मतलब इट विल बी सम डिजास्टर इन हिज और हर लाइफ हुज इनकम इज़ वेरी लो। नेक्स्ट, लूजर्स। अब देखेंगे लूजर्स कौन होगा, गेनर्स कौन होगा। तो क्रेडिटर्स जो होगा वो लूजर्स होगा। इन्फ्लेशन में क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो लोन देता है, मतलब कि ऋणदाता जो किसी को लोन देता है वो क्रेडिटर्स होता है। तो द क्रेडिटर्स रिसीव लेस इन द रियल टर्म बिकॉज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। अब देखो क्रेडिटर्स, मान लो कि हमने किसी को कर्ज दिया और उस कर्ज से हमें प्राप्ति हुआ, लेकिन जो प्राप्ति हुआ वो पैसा ने अपना इंट्रिंसिक वैल्यू खो दिया। मतलब कि जिस दिन हमने पैसा दिया उस दिन मनी का परचेजिंग पावर ज़्यादा था, पर आज परचेजिंग पावर कम है। तो नो डाउट क्रेडिटर को नुकसान होता है, क्योंकि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी मीन्स परचेजिंग पावर इज द रियल वैल्यू ऑफ मनी। मतलब द रियल वैल्यू ऑफ मनी लाइज इन इट्स परचेजिंग पावर। द फेस वैल्यू इज नथिंग, फेस वैल्यू डिफरेंट, वो तो लिखा रहता है। मुद्रा मनी का जो रियल वैल्यू होता है वो उसके परचेजिंग पावर में निहित होता है, उसमें होता है। अब वो कितना चीज़ें खरीद रहा है, ऐसा हमने पहले शुरू में ही इन्फ्लेशन के ऊपर में डिफिनेशन में हमने किया था, मनी के डिफिनेशन के ऊपर में किया था कि रियल पावर लाइज इन इट्स परचेजिंग पावर। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस means intrinsic power of money declines, it means the real power of money, real value of money also declines। तो ऐसे में क्रेडिटर को नुकसान होता है, लेकिन डेटर को क्या होता है, फायदा होता है। मतलब यदि क्रेडिटर्स आर द लूजर्स तो अनडाउटेडली द गेनर्स आर द डेटर्स आर द गेनर्स। तो कर्ज लेने वाले को फायदा होता है, देने वाले को नुकसान होता है। मतलब कि द डेटर्स हैड बोरोड व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वाज हाई, यानी जब कोई कर्जा लिया, आप किसी से कर्ज लिए, उस समय उन पैसे की जो वैल्यू थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, मार्केट में परचेजिंग पावर उसका ज़्यादा था। पर आज क्या है, उसकी परचेजिंग पावर नीचे आ गई, लो डाउन नीचे आ गया है। तो क्या है कि प्राइस राइजिंग के कारण, इन्फ्लेशन के कारण अब आप उसको लौटा रहे हैं। मतलब कि आज जो लौटा रहे हैं उस मनी के परचेजिंग पावर कम है, पर जिस दिन आपने लिया था उसके परचेजिंग पावर अधिक है। ऐसे में जो कर्ज लिया है उसको तो फायदा होता है, चूँकि कम वैल्यू का मनी देना पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति को घाटा होता है जिसको कम मनी का वैल्यू लेना पड़ता है, जबकि जिस दिन उसने मनी दिया था उस दिन उस मनी का वैल्यू अधिक होता था। तो मनी इन्फ्लेशन के कारण क्रेडिटर्स लूजर हो जाते हैं और डेटर्स को क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है। आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स पे क्या असर पड़ता है, ये देखेंगे। यानी इन्फ्लेशन से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बात को हम लोग आपके सामने शेयर कर रहे हैं, सो दैट यू मस्ट नॉट फील एनी प्रॉब्लम्स, एनी कॉम्प्लिकेशंस इन दिस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर इन्फ्लेशन। ये चैप्टर बिल्कुल आपका बहुत अच्छे से
क्लियर हो जाना चाहिए। हम अपनी तरफ से वो सारी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी की जो बहुत ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं हो। हर एक छोटी छोटी बातों को हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखेंगे इंटरप्रेन्योर्स, इट इज़ बुन फॉर बुम। बुम नहीं, सॉरी, यहाँ बुन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। बुन बुन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बुन बोलेंगे, BOON बुन। देख लेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे। तो इंटरप्रेन्योर्स जो होता है, इंटरप्रेन्योर्स का मतलब जो बनाने वाले होते हैं लोग, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत तो मज़ेदार चीज़ है। बुन है, बुन का मतलब होता है आशीर्वाद होता है। मतलब कि ये शायद सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा होता होगा, ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। दस इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ एंड इनकम इन सच अ मैनर टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। क्रेडिटर्स सैलरी एंड वेज अर्निंग फिक्स्ड। देखिए इस लाइन में आपका पूरा निचोड़ है, पूरा हमने नटसेल में बड़ा इसको किया है, कंक्लूजन में बड़ा अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंटरप्रेन्योर्स होता है वो उसके लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद का चीज़ होता है भाई। इस प्रकार से जो इन्फ्लेशन होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कि एक तो प्रॉपर्टी संपत्ति हमारा बटा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी फिर से वो पुनर्वितरण करता है। और उसमें किसको किसको नुकसान होता है? तो कस्टमर्स को नुकसान होता है, क्रेडिटर्स को नुकसान होता है, सैलरी और वेज अर्नर्स को नुकसान होगा, फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले जो इन्वेस्टर्स हैं सारे के नुकसान होते हैं। इन सारे लोगों को हानि होता है और इन्हीं की कीमतों पर, इन्हीं लोगों के कीमत पर, इन्हीं लोग के प्रॉफिट्स नुकसान पर वो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो लाभ को अर्जित करता है। मतलब एक तरफ एक सेक्शन गरीब होता जाता है, उनकी इनकम कमते जाती है, वो फाइनेंशियली वीक होता जाता है। दूसरी तरफ एक सेक्शन क्या होता है, उससे मैक्सिमम उनको प्रॉफिट, मैक्सिमम उनको लाभ मिलता है। तो सोसाइटी इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, तो इन्फ्लेशन इज जस्ट, मर्चेंट को और देखेंगे, और फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंड टू फेवर बिजनेसमैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, इन सबको फ़ायदा होता है। इन सारे लोग को फ़ायदा, ये सारे लोग फ़ायदे वाले लोग हैं। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप को है, क्रेडिटर्स को, सैलरी एंड वेज इन अर्नर्स को, फिक्स्ड इनकम ग्रुप को घाटा होता है और बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। अब देखेंगे सोसाइटी नहीं, ये गलत है। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड इनिक्विटस। अब क्या है कि मुद्रास्फीति जो होता है ना, बिल्कुल सही नहीं है। इट ट्रांसफर्स वेल्थ टू दोज सेक्शंस हु हैव ऑलरेडी टू मच ऑफ इट। यानी मुद्रास्फीति क्या होता है, ये जो एक ऐसी फेज है इकोनॉमी का, इसमें क्या होता है कि वह मनी ट्रांसफ़र वहाँ पहुँच जाता है, इसमें मनी वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे ऑलरेडी मनी है, फिर भी वहाँ पे मनी चला जाता है। मतलब कि अमीर अमीर होते हैं, रिचर बिकम्स रिचर मोर एंड पुअरर सेक्शन बिकम पुअरर मोर। यानी यह इसलिए दैट इज वाई इट इज़ अनजस्ट, ये अनजस्टिफाइड है। मतलब इन्फ्लेशन पूरी तरह से क्या है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पूरी तरह से हमने देखा कि इकोनॉमी में हर जगह पे वो क्या करता है, वो नुकसान करता है, लोगों को परेशान करता है। अब देखेंगे नॉन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के जो नॉन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है? नॉन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस का मतलब होगा कि गैर आर्थिक समस्याएं क्या होता है। ध्यान देंगे, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे कि एक तो आर्थिक, हमने देखा कि लोगों की इनकम पे बुरा असर हुआ, आम आदमी के लोगों की इनकम पर बड़ा बुरा असर हुआ। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनते गए, अमीर और अमीर बने। मतलब कि गरीबों की गरीबी पे अमीरों ने अपना बड़ा आलीशान खड़ा किया। मतलब ये कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उसने अलग अलग तरह से मार्केट को का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बाज़ार से दाम बढ़ा करके या बढ़ करके जो भी होता है उससे उनको इन्फ्लेशन से फ़ायदा उठा। लेकिन ऑन द वन हैंड द कॉमन पीपल, खास करके मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, दे हैड टू सफ़र अ लॉट। तो ऐसे में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में चर्चा किया। अब यहाँ पे दिया है कि नॉन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन, इनके क्या क्या नॉन इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हैं। टू लीड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, इट लीड्स। अब क्या होता है
ऐसे में सोशल कन्फ्लिक्ट समाज में शुरू होता है। सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। अब बात आई संघर्ष किसकी? अमीरों की और गरीबों के बीच में संघर्ष होता है, विच कैन हैव वेरी सीरियस पॉलिटिकल कंसिक्वेंस फॉर द कंट्री इन क्वेश्चन। अब क्या होता है देश के अंदर, जिसके कि बड़े सीरियस राजनीतिक रूप से परिणाम निकलते हैं। देश के अंदर में बहुत सारे सवाल सरकारों से पूछी जाती हैं, बहुत सारे राजनीतिक चेंजेस भी हो सकते हैं उस देश के अंदर में। इन्फ्लेशन ऑल्सो हैमर्स ऑन मॉरलिटी एंड एथिक्स। और अब देखिएगा जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक कंसिक्वेंस के बारे में हम जिक्र करें, इसको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर बात है कि वो इकोनॉमी को ज़रूर प्रभावित करता है, लेकिन वो इकोनॉमी से बाहर के जो हमारे जो इम्पैक्ट हैं वो पड़ते हैं, इफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन्फ्लेशन ऑल्सो हैमर्स ऑन मॉरलिटी। मुद्रास्फीति हमारे नैतिकता को और एथिक्स को खराब करता है। एथिक्स का मतलब होता है हमारे अंदर जो ईमानदारी होता है, जो मोरालिटी होता है, उन मोरालिटी को वो उसको भी हार्म करता है। क्योंकि जब कीमतें बढ़ने लगती है तो लोग ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग करना शुरू करते हैं। मतलब कि टोटली लोग अनएथिकल चीज़ों का मिलावट करना, एडल्टरेशन करना शुरू करते हैं, और मिलावट कर के लोग बेचना शुरू करते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग ने एग्ज़ाम ज़रूर देने गए होंगे कहीं बाहर, तो देखते होंगे कि अगर स्टेशन पे ऐसा जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी जब जान जाता है कि अमुक जगह पे कोई एग्जामिनेशन का सेंटर है, अब तो चूँकि ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम होना शुरू हुआ है, लेकिन जहाँ ऑफलाइन है तो बच्चों का बड़ा भीड़ हो जाता है। जब बहुत भीड़ होता है तो देखते हो कि जो खाने पीने का जो इंतजाम, होटल्स वगैरह जो है वो लगते हैं अपना मोरल एथिक्स को ताक पे रख करके, दाल में पानी मिला लिए, सब रोटी का साइज़ घटा देते हैं, सब्जी में पानी मिला करके लोग बेच देता है, और कीमत बढ़ा करके लोग बेच देता है। मतलब कि ऐसे कंडीशंस में हमारा जो मॉरलिटी है, नैतिक पतन भी शुरू होता है। हम बस ये हमारी कोशिश होती है कि हम कैसे हाउ टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट बाय हुक्स बाय क्रूक्स, माने किसी तरह से चाहे भले उसका जो नुकसान होना हो लोगों को हो, लेकिन ऐसे में हमारी ये क्या इन्फ्लेशन मोरलिटी पे भी चोट करता है। द टर्न ऑफ क्विक प्रॉफिट्स, सारे लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी कमा लें, और क्या होता है ऐसे में प्रोडक्ट्स, और हम गलत तरीके से डिटेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स में भी कमी आने लगती है, लोग मिलावट करना शुरू करते हैं, कुछ का कुछ करना शुरू करते हैं। एंड एंटी सोशल टैक्टिक्स टू बूस्ट अप देयर प्रॉफिट, और हम अपने फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी असामाजिक या कोई भी अनएथिकल चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। मीन्स की इन्फ्लेशन, इट इज़ इन्फ्लेशन that frustrate, that weaken my moral values, my ethics also. It has no only effect on the Indian economy, but socially it affects also, and morally it affects also. यानी ये इनके बड़े इम्पैक्ट होते हैं। द जनरल मॉरलिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री ऑल्सो सफर। अब क्या होता है, आम आदमी की भी मॉरलिटी खराब होने लगता है, क्योंकि उनको फिर क्या होता है, सफ़र से सीरियस डिक्लाइन विद द रिजल्टिंग ऑल अराउंड करप्शन इन द कंट्री। दिस लीड्स टू जनरल डिसकंटेनमेंट, लोगों में गुस्सा आता है, लॉस ऑफ फेथ इन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सरकार की जो इंटीग्रिटी है उस पर लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी भी कमज़ोर होने लगती है। अल्टीमेटली इट क्रिएट्स एन एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल सिचुएशन। और ऐसे में क्या होता है कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन एक विस्फोटक एक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि ओवरऑल हर लोग निराश होते हैं, हर लोग को महंगाई, यानी हर लोग जहाँ जा रहे हैं महंगाई बोलता है, ये महंगा है, वो महंगा, लाइफ मैंने जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों की मोरल और लोगों का जो उत्साह होता है कमज़ोर पड़ता है, और फिर सिचुएशन जो होता है पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होने लगता है, और एक होने लगता है फासिस्ट रिजाइम इन द कंट्री, एक फासिस्टवाद शुरू होता है। इन इकोनॉमिक्स अ प्रोवर्ब इज वेल नोन, हिटलर इज द फोस्टर चाइल्ड ऑफ इन्फ्लेशन। और अर्थशास्त्र में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा परिभाषा दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन के कारण, मतलब कि इन्फ्लेशन इज द फोस्टर चाइल्ड ऑफ, हिटलर इज द फोस्टर चाइल्ड ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब हिटलर को मुद्रास्फीति का दत्तक पुत्र बताया जाता है,
क्योंकि ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन है क्या क्या, जब महंगाई जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसके कारण हिटलर का उदय हुआ और नाजीवाद का उदय हुआ। तो एक कहावत है कि इन्फ्लेशन से क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल कूड एटेक्स, पॉलिटिकल इंसर्जेंसी शुरू होता है, पॉलिटिकल उथल पुथल और बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। और इसी बढ़ी हुई संभावना के और इसी बढ़ी हुई रिजल्ट के कारण जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था। यानी इसलिए एक कहावत है, कहा जाता है कि हिटलर इज़ द फोस्टर चाइल्ड ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब हिटलर इन्फ्लेशन का दत्तक पुत्र माना जाता है। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन उस देश में बहुत ज़्यादा नहीं होता तो हिटलर का भी उदय नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे आगे। The emergence of the direct outcome of the post-war inflation of the 20s। अब देखिएगा कि इन्फ्लेशन शुरू कब हुआ, मुद्रास्फीति की शुरुआत दुनिया में कब हुआ, कब देखा गया, इससे पहले भी क्या मुद्रास्फीति था या नहीं था, तो ये देखा गया। देखेंगे नेक्स्ट। मुद्रास्फीति जो पोस्ट 20s के दशक में, मतलब 1920 से लेकर के देखा गया, बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो इन्फ्लेशन does not only impede the smooth functioning of Indian economy but it also prepares the ground for social and political upheavals। मुद्रास्फीति जो होता है वो हमारे इकोनॉमी के जो गतिविधि होता है, जो फंक्शनिंग होता है, सिर्फ उसको खराब रोकता नहीं है। मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ इसी को खराब नहीं करता, इसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि सोशल एंड पॉलिटिकल उथल पुथल भी मचा देता है। यदि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाए तो उस देश में धरना प्रदर्शन, उसके बाद तोड़ फोड़ मारकाट शुरू हो जाता है। और ऐसे में क्या होगा कि वहाँ राजनीतिक सामाजिक रूप से उथल पुथल की संभावना बढ़ जाती है। अब नीचे कुछ और भी इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है जो कि आप जानेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन क्या है। तो द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटी शोज एन अपवर्ड ट्रेंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अगर मान लेते हैं कि हर वस्तुओं की कीमतों में लगभग, कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश में, खास करके इंडिया में, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से भी बहुत सारी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण भी हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है, जबकि बाकी के वस्तुएं ठीक है फिर भी, तो एक अलग चीज़ होता है। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं, मतलब कि चावल, दाल, आटा, गेहूँ, चीनी, आलू, प्याज, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एडिबल ऑयल, सभी में कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ जाए, तो ऐसे इन्फ्लेशन को कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस तरह के मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहा जाता है। एम आई राइट? नेक्स्ट है स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। इट मीन्स अंडर दिस इन्फ्लेशन द प्राइसेस ऑफ all the commodities do not register rise, only the prices of few commodities shown as the upward trend। मैंने अभी बताया कि sometimes in India the price of all products are under control, but due to price in petrol products or petroleum in the international market, if the prices goes up, in that case the prices of different products also rise in our country। तो this type of inflation is called sporadic। मतलब कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़े और कुछ चीज़ों के ही दाम बढ़े हैं, बाकी चीज़ें अंडर कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के दाम, कीमतों में इजाफा होने से क्या हो गया कि प्राइस बढ़ सकता है। दिस इज कॉल्ड स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन इन्फ्लेशन।
थर्ड इज ओपन इन्फ्लेशन, खुला हुआ मुद्रास्फीति, खुली मुद्रास्फीति, ओपन इन्फ्लेशन। When the government does not take any step to check the rise in the price level. अब होता है कि government is not taking initiatives, government is not aware of that the prices are going up. गवर्नमेंट को कोई उसे अंतर नहीं पड़ रहा है कि कीमतें बढ़ रही है तो बढ़ रही हैं। ओपन इन्फ्लेशन इज अलाउड टू कंटिन्यू अनचेक्ड विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू होल्ड द प्राइस लाइन। अब कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट इसको चाहती नहीं है उसको कंटेन करे, कंट्रोल करे। घोड़ा बेलगाम दौड़ रहा है, सरपट भाग रहा है, पर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। तो ऐसे में द मार्केट मैकेनिज्म इज लेफ्ट फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज अमंग द वेरियस इंडस्ट्रीज। और ऐसे में क्या होता है कि मार्केट मैकेनिज्म को एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है कि चलो तुम अपने हिसाब से काम करो। द हाइपर इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस्ड बाय जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, और इस तरह के जो इन्फ्लेशन थे, यही इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है। मतलब कि इफ यू द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू चेक द प्राइसेस इन्फ्लेशन, that inflation has tendency to run more and more fast। और ऐसे में क्या होगा कि it can dismantle the economic activities to the country। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे कंट्रोल करो, नहीं करोगे तो फिर कहाँ चले जाएगा इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चला जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस किया था जर्मनी ने। एक जर्मनी में भी इसी तरह का ओपन इन्फ्लेशन हुआ था। जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि जब उसकी इतनी महंगाई बढ़ी कि कहा जाने लगा कि देयर इज, केन्स ने लिखा है उसके संदर्भ में कि देयर इज मच गैप बिटवीन कप एंड लिप। मतलब एक कप चाय के और ओट के बीच में बहुत बड़ा गैप था। कहने का मतलब ये है कि देयर इज इवन ए लाख ऑफ मार्क वॉज अनेबल टू परचेज ए कप ऑफ टी। मतलब चाय इतनी महंगी हो गई थी, इतनी महंगी कि कहा जाता है कि 1 लाख मार्क भी उस देश में चाय खरीदने में सक्षम नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिया, गवर्नमेंट ने उसको चेक करने का कोई उपाय नहीं किया। अगर उसको प्राइस को चेक कर लेता, वहीं पे रोक देता तो प्राइस कंट्रोल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो जर्मनी क्या बना? जर्मनी बना 20वीं सदी में 20वीं सदी के तीसरे दशक में, यानी 20s के दशक में इट बिकम द विक्टिम ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार बना। फोर्थ है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरवेन्स टू चेक राइज इन द प्राइस लेवल, द गवर्नमेंट टेक मेनी स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइस। कहा जाता है कि जब सरकार एकदम प्लान के तहत एक्टिवली मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उपाय करता है, इसके तहत सरकार बहुत सारे उपाय अपनाती है। बहुत सारे उपाय का मतलब होता है कि जो उपाय की चर्चा जिक्र हम आगे करेंगे, जैसे मान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो गवर्नमेंट हैज़ मेनी स्टेप्स, मेनी मेजर्स टू कंट्रोल इट, टू फ्रस्ट्रेट द प्राइस राइजिंग। दिस वेरी इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मतलब दबाया हुआ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। We have already discussed about inflation. What is inflation? What are the causes of inflation? What are the impacts of inflation? We have also deal the stages of inflation, and now we deal the how to control inflation. If inflation is a problem, it should be controlled. And how it should be controlled? Now we have many measures to control it. To control inflation, measures have to be taken on several fronts, monetary or non-monetary. To fight it, all these measures have one
common objectives. They aim to reduce aggregate monetary expenditure. The anti-inflationary measures can be classified under 3. Monetary measures, fiscal measures and physical measures. Means how to control inflation. We have already said that this is very painful, particularly for the common people. It redistributed the income. It made richer and richer more and more, and compelled the poor people to be poorer and poorer. It is totally unjust, unjustified. That's why it should be controlled and contained. And how to control? Now we see that several fronts. We take several steps. We have several measures to control it: monetary measures, non-monetary measures, and direct control also. Monetary measures, this is the monopoly of the RBI. RBI takes the monetary policy. On the other hand, fiscal policy, this policy is taken by the government under the budgetary policy, budgetary system, and fiscal and non-monetary measures. Now see, monetary measures. This measure is adopted by the central bank. Which is the Central Bank of India? RBI, we have already discussed. Monetary policy, RBI has monopoly to take monetary policy. Under this policy, there are several steps. Under this measure, the central bank raise the cost of borrowing and reduce the credit creating capacity. Under the measure of central bank raise the key rates, मतलब कि key rates को बढ़ाती है. The cost of borrowing and reduce means the borrowing charge will be costly when the borrowing or rate of interest will be high. In that case, the credit creation will also decline. Nobody will wants to borrow from the bank at high rate of interest. But when the rate of interest is low, we are motivated to take loan to borrow from the banks. This is the basic theory. When the rate of interest is low, our tendency is to take loan from the bank. Rate of interest is high, we are not inclined to take loan because we think that the rate of we have to pay more and more rate of interest. In that case, we think that the rate of interest is high, means the money is costly. So everyone wants to take loan at short rate of interest, small rate of interest. The rise in the bank rate will followed by the rise in other market rates. When the central bank, पहले यहाँ देख लेंगे ऊपर में. तो कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, मतलब कि सेंट्रल बैंक अगर अपने की रेट्स मतलब कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो क्रेडिट क्रिएशन जो होता है कैपेसिटी कमर्शियल बैंक का वो घट जाता है. द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज दिस पॉलिसी इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी. यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डियर मनी पॉलिसी? महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है. महंगी मुद्रा नीति, डियर मनी पॉलिसी
means कि now the borrowings will be higher, now the rates of interest will be higher. तो हाई रेट पे इंटरेस्ट लेना ही होता है महंगी मुद्रा। मतलब अब आप बैंक से अगर ब्याज लोन पे आप लोन लेते हैं बैंक से, तो आपको अब पहले की तुलना में इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। इट मीन्स द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड डियर मनी। सिंपल लाइन में, यदि ब्याज की दर महंगी है, इट मीन्स कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो महंगा है, मतलब कि ये डियर मनी कहलाता है, इसको महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है। समझ गया हो? जब ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई होगा, उस हाई रेट पे व्हेन यू गेट लोन फ्रॉम द बैंक, दिस loan is dear money, and to make the borrowings or to make the loans costly, whatever steps raised by observed by the Reserve Bank means central bank, that very policy is called dear money policy। मतलब कि डियर मनी पॉलिसी वह पॉलिसी होता है जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है। ब्याज दर बढ़ जाने से जो कर्ज की दर होता है, जो ब्याज दर होता है वो महंगा हो जाता है। नतीजा लोग को उच्च ब्याज दर पे लोन लेना पड़ता है। जैसे में तो ऐसी सिचुएशन में लोग बैंक से लोन लेना कम कर देते हैं, लोग अभी लेना फ़िलहाल रोक देते हैं। नाउ देखेंगे बैंक रेट। यहाँ पे बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट का मतलब कि दी रेट एट विच दी कमर्शियल बैंक्स टेक लोन फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक। मतलब कि कमर्शियल बैंक जिस दर पर लोन किससे लेता है? रिजर्व बैंक से लेता है, मतलब सेंट्रल बैंक से लेता है। दिस इज कॉल्ड बैंक रेट, इसे बैंक रेट कहा जाता है। द राइज इन दी बैंक रेट विल बी फॉलोड बाय द rise in other market rates or interest. This will be all round hardening of the rate of interest. अब अगर बैंक रेट ही बढ़ा दिया जाए, मतलब कि अगर रिजर्व बैंक से बैंक लोन ले करके और पब्लिक को फिर देता है, तो मतलब कि मान लो कि अगर 5% की दर से रिजर्व बैंक से लोन लिया कमर्शियल बैंक, और वो लोन दे रहा है पब्लिक को 9% की दर से, और अगले दिन वो आरबीआई फिर क्या कर रहा है? 5 से 6% कर रहा है, तो ऐसे में वो भी अपने रेट को इंटरेस्ट ऑफ को बढ़ा देता है। मतलब वो अब 9 पे नहीं चलेगा, अब उसको 10-11 करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है और भी कड़ा हो जाता है। हार्ड का मतलब होता है, हार्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सॉफ्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हार्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स डियर मनी पॉलिसी डियर मनी होगा, सॉफ्ट का मतलब चिप मनी होता है। ये दोनों में फ़र्क होता है। तो निश्चित रूप से जब आरबीआई अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, तो बैंक्स वर कंपेल्ड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज नाउ द बैंक्स विल हैव टू पे मोर एंड मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द आरबीआई। ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज बाय द कमर्शियल बैंक्स, or on that increased rate of interest, the people or customer will be frustrated and they will avoid taking loans from the banks, because कि अब उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर डियर मनी पॉलिसी देयर आर 2 रेमेडीज। अब देखेंगे डियर मनी पॉलिसी के अंदर में 2 तरह के उपाय होते हैं। क्रेडिट पॉलिसी यानी आरबीआई 2 तरह के उपाय लेती है, एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल एंड द अनदर इज क्वालिटेटिव। यानी यह दूसरा जो है, इस पर थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे कहेंगे क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव कंट्रोल। मतलब कि एक क्वांटिटेटिव हो गया मात्रात्मक, एंड द अनदर इज क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव कंट्रोल। यानी डियर मनी पॉलिसी हैज़ 2 रेमेडीज, the one is quantitative control and another is qualitative control.
देखेंगे नेक्स्ट। तो देखना है अंडर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर क्वालिटेटिव कंट्रोल। इसमें है अंडर क्वांटिटेटिव कंट्रोल में देख लीजिए, आइए 2 मिनट।